हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम स्टार्ट कर चुके थे लक्ष्य बैच में हमने डिस्कस कर लिया था पिछली दो वीडियोज़ में। सबसे पहली वीडियोज़ थी आपकी रियल नंबर्स और सेकेंड वीडियोज़ गई थी आपकी पॉलिनोमियल की। आज के थर्ड वीडियोज़ में, थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने या फिर थर्ड चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मीन्स अब आप जो लीनियर इक्वेशन पढ़े थे क्लास 8th में या क्लास 9th में, आज हम उसके बारे में थोड़ा अपडेट नॉलेज जानेंगे, मतलब इनहेंस करेंगे, नॉलेज को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है वही चीज़। अगर जो बच्चे एडिशनल बुक्स पढ़े होंगे क्लास 8th में, वो ये सब पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी में वो चीज़ें 10th में दी गई हुई हैं, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है ना। बाकी तो बच्चों ने पढ़ रखा होता है क्लास 8 तक मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ लिया होता है, या फिर मैक्सिमम क्लास 9 में पढ़ा दिया जाता है एडिशनल बुक्स में। लेकिन एनसीईआरटी क्या करी है, एनसीईआरटी ने एनईपी के थ्रू, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, ये चैप्टर आपका रखा था, बहुत पुराने दिनों से रखा था क्लास 10th में। अब क्लास 10th में जो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तो सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, लेकिन इसको सॉल्व करने का मेथड बताया गया है आपकी क्लास 12th में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें पेयर मतलब यहाँ पे नंबर, जब जो दो चीज में कोई चीज आ जाए उसको बोलते हैं पेयर। यहाँ पे दो क्वांटिटी में कोई चीज आ जाए उसको बोलते हैं पेयर। तो लीनियर इक्वेशन आएंगे, लेकिन कितने में आएंगे मेरे भाई? 2 पार्ट में आएंगे, मतलब 2 पेयर में आएंगे। नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने होंगे? यहाँ पे 2 होंगे। अच्छा, अब 2 वेरिएबल्स क्या है सर? यहाँ पे जो वेरिएबल 1 नहीं, यहाँ पे वेरिएबल्स भी होगा, मतलब x या फिर हो सकता है, या फिर y हो सकता है, या फिर p हो सकता है, या फिर q हो सकता है। मतलब इस टाइप से आपके हमेशा 2 वेरिएबल्स होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर इतना समझ में आया। मीन्स जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हमने पढ़ा है वो किस फॉर्म का होता है? वो होता है ax प्लस by माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म का। ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म का जो कोई भी इक्वेशन होता है उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। लेकिन इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अगर हम बात करेंगे पेयर की, तो यही चीजें 2 टाइम्स आएंगी। मीन्स अगर 2 टाइम्स आएंगी तो यहाँ पे a1 b1 और c1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा, वो हो जाएगा a2 b2 और c2। तो अगर हम बात करें किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की, तो सबसे पहला आता है आपके पास, सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 कोई एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन अपने पास आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन, अगर मैंने क्या बोला, जहां पे 2 चीजें पे आ जाएं वहीं पे बात होती है पेयर्स की, है ना। तो एक इक्वेशन अकेले था, ये भी आ गया, इन दोनों को मिला के बोलेंगे पेयर। अब कैसे पेयर हैं? वेरिएबल की पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है? आप बोलोगे सर वेरिएबल की पावर यहाँ पे x की पावर कितनी है? आप बोलोगे सर 1 है। और जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं सर? एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया। मीन्स यहाँ पे 2 वेरिएबल। कंडीशन ये होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि a1 एंड b1 डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a2 एंड b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों 0 हो गए, इफ बोथ आर इक्वल टू 0, देन द गिवन इक्वेशन विल बी नॉट लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ओके, अगर यहाँ पे एक भी 0 हो गया तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल बन जाएगा, जो कि हमारे चैप्टर में पढ़ना नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होने के लिए आपको 2 कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2। उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। और किसी भी एक वेरिएबल का जो फैक्टर होगा या फिर कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो सब बात समझ में आ गया, ये तो बचपन से ही पढ़ते चले जाए हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के मेथड को सीखेंगे। क्या सॉल्व करने के मेथड को? सॉल्व करने के मेथड को, सॉल्विंग मेथड। ठीक है, सॉल्विंग मेथड सीखने वाले हैं। अब ये सॉल्विंग मेथड कैसे सीखेंगे सर? सॉल्विंग मेथड यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो पहला आता है ग्राफिकल, क्या आता है? ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स। दूसरा है आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड नंबर पे आपका आता है एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड में क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है, इस सब को हम टॉपिक वाइज जानेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये जो लाइनें आपके पास, ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं, कौन सी इक्वेशन दिख रही है, ये जो ax1 प्लस by1 प्लस c1 दिख रहे हैं, है ना, जो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू दिखा 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिखा, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को। किसको? ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को। और किसमें? इन 2D, किसमें? 2D प्लेन में। तो ये भी एक लाइन के इक्वेशन को इंडिकेट करता है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन को इंडिकेट करता है, मतलब हम इसको 2D प्लेन में आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर ये लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है तो लाइन कितने टाइप्स की हो सकती हैं? लाइन में दो, अगर आपके पास दो लाइंस हैं उनमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सपोज दैट अगर आपके पास दो लाइंस है, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, ठीक है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज टोटल निकलेगी। कितनी पॉसिबिलिटीज? 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी सर? या तो ये दोनों लाइन जो है, या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर डालेंगी, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। पैरेलल मीन्स हमेशा इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड नंबर जो आता है, या फिर ये लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन चली जाए, मतलब वही लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चली जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब 3 केसेस हुए, पहला केस ये हुआ, दूसरा केस ये हुआ, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहां पे जो लाइन बन रहा है वो क्या है? वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहां पे दोनों लाइंस अगर हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल लाइंस। और इनको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या कौन सी लाइन बोलते हैं? कॉन्सिडेंट लाइन। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है सर बात। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हुआ आपका पैरेलल लाइंस, ये हुआ कॉन्सिडेंट लाइन। फिर अगर हम बात करें सर सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करें, किसके? जो सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का, वो हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही मिलता है। किस पे मिलता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही मिलता है। मतलब जिसमें जितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसमें उतना ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने क्या बोला? द लाइन द बोथ इफ वी हैव टू इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है, मैंने दो लाइंस का इक्वेशन लिया। इफ बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, एट इनफाइनाइट पॉइंट, एट नो एनी अदर पॉइंट, इसका मतलब अगर वो पैरेलल है तो एक भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर कॉन्सिडेंट है तो एक लाइन नहीं बहुत पॉइंट्स होंगे जिस पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना कोई भी, क्योंकि जो लाइंस होते हैं वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने होते हैं, और या फिर वो एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी वो कितने सॉल्यूशन देगी मेरे भाई? कितने सॉल्यूशन देगी? आप बोलोगे सर 1 सॉल्यूशन देगी। कितने सॉल्यूशन देगी? 1 सॉल्यूशन देगी। अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस आपको कितने सॉल्यूशन देगी? आप बोलोगे सर यहां पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख ही नहीं रहा है, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है तो यहां पे नो सॉल्यूशन आएगा। कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गायब है। यहां पे देखते हैं सर, यहां पे जो लाइन है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर गई है। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो सब लाइन में तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम 1 सॉल्यूशन या फिर इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। जब यहां तक बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे सर? आगे कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे कि सर अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। चलिए, ये रहा आपका पहला ग्राफ। पहले ग्राफ में हमने लाइन बनाया। लाइन कैसे बनाया ध्यान से देख लो। एक लाइन हमने ये बनाया, ठीक है, एक लाइन हमने ये बनाया और दूसरी लाइन हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ये, ठीक है, दूसरी लाइन हमने इस तरीके से बनाया। यहां पे इस लाइन का जो इक्वेशन हमने लिखा वो लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो ग्रीन वाली लाइन है इसका जो हमने इक्वेशन लिखा वो लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक? आप बोलोगे नहीं सर कोई दुख तकलीफ नहीं है। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा सर? यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे x y कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की जो वैल्यू मिलेगी वही इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसको फाइंड करने का कई मेथड से, ग्राफिकल मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, और कौन सा मेथड है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, क्या हम हर बार ग्राफ ड्रा करेंगे? नहीं, अगर ग्राफ ना दिया हो, अगर विदाउट ग्राफ हमें डिस्कस करना हो तो अगर आपको इंटर वन सोल्यूशन लेना है तो आप ये देखना, एक कंडीशन होती है, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो आपके पास ये कंडीशन मिलेगा कि सर जी a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब वो जो होगा वो a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 का कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, क्या आएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएंगे वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर इतना बात समझ में आ गई, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर क्या हो सकता है? सेकेंड नंबर आपका आएगा ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये रहा अपना वाई एक्सिस। हमने एक लाइन ऐसे रखी, एक लाइन कैसे रखी हमने? एक लाइन ऐसे रखी कि ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है। और ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं काटेंगी, नो इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब अगर हम इसका लिखें, इसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड इसका जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो यहाँ के लिए कंडीशन क्या होगा? क्या यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा? आप बोलोगे सर नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अब इसके लिए कंडीशन सर बता दीजिए। कंडीशन ध्यान से देखिएगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं जो उसके लिए कंडीशन आती है वो आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है तो इसका मतलब, और हाँ एक चीज और लिख लो, डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कोई भी दो इक्वेशन, कोई भी लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो वहाँ पे ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो इसका मतलब वो जो इक्वेशंस हैं वो क्या सॉल्यूशन देंगे? नो सॉल्यूशन देंगे, बिकॉज ऑफ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। फिर आता है अपना थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर आता है अपना कि अगर अपने पास कोई ग्राफ हुआ, मतलब ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ अपना वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपने एक ऐसी लाइन ली, हमने क्या ली? एक ऐसी लाइन ली जो एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और दूसरी लाइन हमने इस तरीके से ली
कि दूसरी लाइन भी इधर ही जा रही है। ठीक है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही गई है। तो यहाँ पे देखेंगे जो येलो वाला सर है, येलो वाले का हम ले लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो वाइट वाला है, वाइट वाले का जो हमने इक्वेशन लिया वो लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये जो थर्ड कंडीशन आया आपके पास, दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट होके जा रही हैं, इसको बोलते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई हैं। क्या हो गई हैं? कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। अभी जो कोइंसिडेंट लाइन है सर, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल रहे हैं? अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो कोई भी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। कितने पॉइंट से मिलकर बनी होती है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। मतलब इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जिस पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और वो लाइन जब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा? यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। कैसा सोल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट और मेनी सोल्यूशन भी मिल सकता है ना? इनफाइनाइट और मेनी सोल्यूशन मिलेगा। अब इसके लिए सर कंडीशन बता दीजिए। कंडीशन सेम वही है पैरेलल के जैसे, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू, अगर c1 अपॉन c2 के हैं तो हम बोलेंगे ये दो लाइन जो है वो आपस में कैसी लाइन है? कॉन्सिडेंट लाइन है, और जो लाइन का सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। मींस वहां पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो आई होप बातें यहां तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन कब मिलता है, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, नो सॉल्यूशन कब मिलेगा। फिर अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ग्राफिकली किसी भी लिनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम वीडियो को कर देंगे एंड। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्या, आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना बेहतर होगा कि ग्राफिकली किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, बाय द ग्राफिकल मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना ये टॉपिक खत्म करते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, आपके सामने जो इक्वेशन में जो क्वेश्चंस दिया जाएगा, दो इक्वेशंस दिए जाएंगे, वो किस टाइप के दिए जाएंगे ध्यान से देख लो। ये रहे, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट वर्ड आपके सामने दिख रहा है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, चाहे एक सॉल्यूशन मिल जाए चाहे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन मिल जाए उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको, अभी तो नहीं ध्यान देना है। अभी हमारा टारगेट जो है वह है ग्राफिकली मेथड से किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहली बात आपके सामने इक्वेशन दिख रहा है, x + 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। सॉरी, अब इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे? x + 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x - 3y को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है, आप सबसे पहले एक एक टर्म को जीरो करेंगे। मीन्स अगर आपके पास x + 3y इज इक्वल टू 6 है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, दो रोज बनाने हैं। दो रोज में एक में रखना है आपकी x की वैल्यू, दूसरे में रखनी है y की वैल्यू। इसमें अब आप x की वैल्यू इनपुट करते जाएंगे और y की वैल्यू इनपुट आउटपुट मिलती जाएगी। मींस अगर हम बोले 3y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लें, इफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें, 0 रख दें, तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो 6 - 0 बजेगा, 6 और 6/3 बजेगा 2, मतलब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। तो सिमिलरली आपके सामने मैंने इसमें सॉल्व करके पहले से रखा है, क्या x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल गई, 2, और x की वैल्यू 6 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। ये रहा आपका पहला इक्वेशन, जो क्या था, जो था आपके पास 3y + x इज इक्वल टू 6, है ना।
ये था आपके पास इक्वेशन पहला वाला। दूसरा वाला इक्वेशन जो था उसको भी हमने सॉल्व किया, जो कि किस फॉर्म का था, वो था 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 12 के फॉर्म का था। इसको भी हमने x की वैल्यू अलग अलग रखी, y की वैल्यू अलग अलग मिलती गई। फिर क्या करना है, फिर जो x की वैल्यू 0 मिली, 6 मिली, y की वैल्यू 2 मिली, और x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। x की वैल्यू 6 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इन सबको ड्रॉ करने पड़ेगा एक ग्राफ पे। वो ग्राफ कैसे दिखेगा आपके सामने, वो ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। वो ग्राफ रहा आपके सामने ऐसे। तो मैंने क्या बोला, एक तो मिला x की वैल्यू क्या रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 2 मिल रही थी। पहली लाइन याद है आपको ना, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 2 मिल रही थी। तो मैंने वो पॉइंट दिया कि ये ले लिया, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 मिली, मतलब x पे हमने 0 चला, y पे कितना चला, 2 चला। वो पॉइंट क्या हो गया, 0 और 2 हो गया। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा x की वैल्यू 6 चला, x की वैल्यू जैसे ही 6 चला, x पे 6 यूनिट चला, तो y की वैल्यू 0, मतलब y पे y के ऊपर जरा से भी नहीं जा रही, मतलब ये पॉइंट जो आया वो हो गया 6, 0 हुआ। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गई, बिल्कुल मिल गई। फिर दूसरे लाइन में जब देखेंगे, अब ये जो दोनों पॉइंट मिले हैं, सबसे बड़ी बात, जब ये दोनों पॉइंट मिले हैं, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपके सामने एक लाइन मिलेगा, जो कि ये रही लाइन। ये लाइन का नाम क्या हुआ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, मतलब हम इसको 3y प्लस x इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही लाइनें हैं, सेम चीज। अब सेकंड लाइन में क्या करना है, सेकंड लाइन में भी सेम वही काम, जो दो हमने पॉइंट्स निकाले थे, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिलती थी, और x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिलती थी। ठीक है, y की वैल्यू जो हमने 0 रखा, फिर x की वैल्यू जो हमने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई सर जी, y की वैल्यू हमने मिल गई p। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितने मिल रही है सर, 4 मिल रही है। कितना मिल रही है, 4 मिल रही है। तो हमने y पे 4 चला, x की वैल्यू 0 रखने पे। तो ये जो पॉइंट मिला आपके पास, 0 और -4 मिल गया। क्या मिल गया, 0 और -4। फिर हमने क्या चला, फिर हमने चला x एक्सिस पे 6 यूनिट, कितना चला, 6 यूनिट चला। और जब x एक्सिस पे 6 यूनिट चला, तो वहां पे जो लाइन मिली आपके पास, वो मिली, सॉरी x की वैल्यू एक बार, x की वैल्यू यहाँ पे चला मैंने, कितने यूनिट, x की वैल्यू चला यहाँ पे 3 यूनिट। और जब 3 यूनिट चला, तो y की वैल्यू आपके पास मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है आपके पास 2 यूनिट। कितना यूनिट, -2 यूनिट। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो सर जी ये दूसरा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट। फिर हमने x का जो पॉइंट चला, x पे हमने चला 6 यूनिट, तो y की वैल्यू मिल रही है 0। तो हमने इन तीनों लाइन को क्या मिला, इन तीनों लाइन को आपने ड्रा किया, और जब ड्रा किया तो ये दोनों लाइन जो हैं, ये दोनों जो लाइन है, दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किसी एक पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट कर रही है। आप बोलोगे हाँ सर, वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट जो है वो 6 और 0 है। कौन सा है, 6 और 0 है। और 6 बताता है आपकी x वाली वैल्यू, और 0 बता रहा है आपकी y वैल्यू वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, कौन से इक्वेशन को सर जी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करने के बाद, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 को सॉल्व करने के बाद, जो आपके पास x और y की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी आपके पास 6, और y की जो वैल्यू आई वो आपके पास आई 0। तो ये दोनों जो x और y की वैल्यूज आई, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लिनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब सर ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया, क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। मैंने एक छोटा सा आइडिया आपको दिया था कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी दो लाइन एक भी सॉल्यूशन अगर दे रही है, तो वो लाइन जो होती है वो कंसिस्टेंट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा। और जब मैंने बोला एक ही सोल्यूशन अगर मिल जाए, इन्फिनिट की बात ही छोड़ो, अगर आपको कहीं पे सोल्यूशन मिल रहा है, चाहे 1 मिले चाहे इन्फिनिट मिले, तो वहां पे आपकी दोनों लाइन कंसिस्टेंट होंगी। अदरवाइज कोई भी अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वहां पे दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने सीखा ग्राफिकल मेथड से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको भी आप सॉल्व करके बताइएगा, या फिर आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्या इसमें उसी तरीके से सॉल्व किया गया है, और इसको एक बार रफ कॉपी में सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को मैं कराऊंगा, और एग्जाम्पल नंबर 3 का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, दोनों इक्वेशन जो बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा।
मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 में आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। और जहां तक है हम स्टार्ट कर चुके होंगे वहां पे एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में से एक मेथड को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम 3.1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, किससे मेथड से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और जो बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैंने फिर से बोला है कि ये प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। जो कंप्लीट क्लास 10th का जो मैथ्स का एक लक्ष्य बैच है वो एनसीईआरटी के बेस पे पूरी तरीके से आपका एक एक वीडियो उसमें ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। और हाँ, जिनको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आई बटन मिलने का मतलब वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जब टच करेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट वो प्लेलिस्ट के पास आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।